करेंगे डिस्कस। ज्यादातर डाउट आप पूछो बाहर में, वो अवेलेबल ना, ठीक है। ओके, लास्ट क्लास कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस सॉल्ट बता रहे थे। जैसे भी देखो थोड़ा सा लोग पूछ रहे कि एंटी लॉग कैसे क्या होगा। आप देखो एकदम सिंपल लॉजिक रखना। अगर log x मान लेते हैं, log x है इधर और इधर सॉल्व करके कुछ आया, कोई भी नंबर आया, that number may be positive integer, negative integer, fraction, any number, क्या कोई भी नंबर आ गया, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, डायरेक्टली आप x इक्वल टू 10 का पावर दैट नंबर लिख दो, इतना सिंपल है। अगर बेस e रहता है ना तो e का पावर दैट नंबर लिखते हैं, बेस 10 होता है इसलिए 10 का पावर, ये अगर याद हो गया काम हो जाए। अब हाँ वही बता रहा हूँ, अब इसमें अलग अलग केसेस आएंगे। जैसे log x इक्वल टू मान लो +5 आ गया, तो x 10⁻5 बोल दो, पहला केस। अगर पॉजिटिव नंबर आ गया तो कितना बोल देंगे? अच्छा, log x इक्वल टू मान लो -7 आ गया, -3 आ गया, तो x कितना बोल दोगे? 10⁻3। कितना सिंपल है। अच्छा, log x इक्वल टू मान लो पॉजिटिव फ्रैक्शन आ गया, सपोज 3.7 आ गया, तो पहले x इक्वल टू तो बोल दो 10⁻3.7, ठीक है, बोल दिया। अब थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना है, आंसर इस तरह से रहता नहीं एग्जाम में, रहता है क्या ऐसा आंसर? 10 का पावर दिखता है सर? 3.7 नहीं दिखता, 10 का पावर प्रॉपर दिखता है, राइट? तो इसको अलग अलग लिख देना, 10 का पावर 0.7 और 10 का पावर 3, इतना तो कर सकते हैं, इतना मैथ्स आता है। और 10 का पावर 0.7 अप्रोक्सीमेटली 5 होगा, क्योंकि log 5 होता है 0.69 होता है कि नहीं। अच्छा, ये चीज भी रट के रखो, 10 का पावर 01 है, 10 का पावर 0.32 है, 10 का पावर 0.47 कितना है, 10 का पावर 0.69 कितना है, 0.604 है, 10 का पावर 0.69 5 है, 10 का पावर 0.7 क्या 77 ना, ये रटना है, ये 6 हो जाएगा ना, 10 का पावर 0.84, 10 का पावर 0.9 ना, कितना 8, 10 का पावर 0.94 9, 10 का पावर 1। इसमें देखो जो चीजें रटने वाली पार्ट है ना, वो ये याद करना है, ये भी याद करना है, ये निकल जाता है इससे, इस वाले वैल्यू से निकल जाता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, देखो नहीं आ जाएगा, इसको स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 का पावर 0.6 उधर 4 हो जाएगा। अरे यस नो, फिर ये रटना है, 7 भी रटना है ना। अच्छा पता है तुम लॉग, ये जो है ना 10 का पावर 0.47 और 10 का पावर 0.3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या मिल जाएगा, 10 का पावर 0.77। अरे इसको और इसको मल्टीप्लाई, बेस से में पावर ऐड होगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ही आ जाएगा। अरे ऐसा नो, तो मेनली रटने वाला पार्ट ये 4 वैल्यूज है, बाकी तो अदर आ जाते हैं। खैर अब बताओ कितना बोलते हैं 10 का पावर 0.7, 10 का पावर 0.7 5 इंटू, इस तरह से तो आंसर दिया रहेगा ना। तो सर बोलो, अगर 10 का पावर log x इक्वल टू 3.7 आया तो x तुरंत क्या लिख दोगे, 10 का पावर 3.7, कोई दिक्कत? फिर से देखिए यहाँ पे log x 5 आया तो x क्या, मैंने क्या बोला, log x कोई भी नंबर हो, प्लस, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, डायरेक्ट x क्या बोलोगे, 10 का पावर दैट नंबर। यहाँ तक समझ रहे हैं? बोलिए। अब इसके केसेस हैं कि log x इक्वल टू +5 है तो x कितना, 10 का रेज, log x -3 है तो x कितना, log x -3 है तो x कितना, 10 का पावर -3। log x अगर प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो पहले तो 10 का पावर वही लिख दो और फिर थोड़ा यहाँ मैनिपुलेट करना, डेसिमल अलग पावर अलग, और इसको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा या फिर इसका वैल्यू दिया रहेगा। मतलब वहां क्वेश्चन में लिखा रहेगा एंटी लॉग ऑफ 0.7, क्वेश्चन में कैसा लिखा होगा, एंटी लॉग ऑफ, तो वहां 5 ले लेना,
एंटी लॉग ऑफ 0.7 लिखा रहेगा वहां पे। आ रहा है समझ में? अच्छा, अगर log x इक्वल टू मान लो सॉल्व करके -11.7 आ गया, सपोज नेगेटिव फ्रैक्शन आ गया, नहीं, जैसे आप याद करो कैसा, ये कब आएगा ऐसा कैलकुलेशन बताता हूं। आपने इक्वेशन दिखा था ना, log k2/k1 is equal to EA by 2.303 R 1/T1 divided by 1/T2, ये देखा था आपने? बोलो। अब क्या करो यहाँ पर कि ये पूरा सॉल्व करके मान लो आ गया कितना, -11.7। ये पूरा सॉल्व करके कितना आ गया बच्चे? तो फिर log k2/k1 अगर -11.7 आया तो k2/k1 10 का पावर क्या लिख दोगे? ये वाला पार्ट है। तो यहाँ x इक्वल टू कितना लिखते हैं बताओ? 10 का पावर -11.7 लिख दिया। अब यहाँ थोड़ा प्रिकॉशन है, इस तरह से आंसर तो छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे इस तरह से आंसर रहेगा भी नहीं। आपको यहाँ क्या लिखना है देखो, इसको 10 का पावर 0.3 इंटू 10 का पावर -12 लिखना है। पता नहीं समझ पाए? -11.7 को क्या -12 प्लस 0.3 लिख सकते हैं? अलग से बताओ, -12 प्लस 0.3 को कितना लिखोगे? -11.7, तो बस वही करना है। अब देखो ये वाला वैल्यू एज इट इज रखो, और log 0.3 कितना होता है? सॉरी log, हाँ log 0.3 कितना होता है? तो आंसर कितना आ गया? 2 इंटू, एक अच्छा बात बताऊं आपको, अगर ये पार्ट -11 दिख रहा है ना, तो आंसर में 10 का पावर -12 होगा। और देखना चारों में एक ऑप्शन ही 10 का पावर -12 होगा, तो सामने वाला पार्ट नहीं आता है तो भी आंसर आता है। मेरे बात समझ? चार ऑप्शन में एक ही ऑप्शन होगा जिसमें 10 का पावर -12 होगा। क्लियर है? तो तुमको अगर ये लिखने भी नहीं आ रहा है ना तो भी चलेगा। जैसे मान लो अगर log x इक्वल टू मान लो बोल दिया -7 पॉइंट मान लो 31 बोल दिया, तो x इक्वल टू कितना लिख दोगे? 10 का पावर -7.31। लेकिन मान लो इसको नहीं मैनिपुलेट करने आ रहा है, तो एग्जैक्ट कौन सा ऑप्शन चूज कर लोगे सही आंसर में? 10 का पावर -8। देखो सीख गए, 10 का पावर क्या चूज कर लोगे? -8, है ना? इसको कितना लिख दें? 10 का पावर 0.69 इंटू 10 का पावर -8। देख लो 10 का पावर -7.3 को क्या लिख सकते हैं? 10 का पावर 0.69 इंटू 10 का पावर -8, और ये वैल्यू कितना होता है? 5 इंटू 10 का पावर -8। देखो आगे आंसर। तो भी पीएच स्केल में इसका जरूरत पड़ेगा, बट फिर भी जो इतना सीख गए, लेकिन फिर भी सजेशन है जिनको लॉग बहुत दिक्कत देता है, 2 लेक्चर है वो आज अपलोड करता हूं लॉग के नाम से, उसको देख लेना, ठीक है? ओके, ऐसे मैंने पढ़ा दिया यहाँ पे थोड़ा बहुत एंटी लॉग जिनको डाउट था। आप अगर पावर डिसाइड कर पा रहे हो तो बड़ा इजी हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और कर लें इसमें। जैसे मान लो log x इक्वल टू 11.3 है, तो x कितना होगा बताओ? प्लस में लिखा है, ध्यान देना। x कितना? 10 का पावर 11.3 लिखने, और इसको 10 का पावर 0.3, इसको अलग से नहीं लिखना बच्चे, ये तो नॉर्मल ही लिखेंगे ना। कितना हो जाएगा? 11 ही रहेगा यहाँ पे। अगर प्लस डेसिमल में है तो पावर जो सामने दिख रहा है वही रहेगा, लेकिन अगर नेगेटिव में है तो जो सामने दिख रहा है इंटीजर, उसका एक ज्यादा बढ़ा दो। नेगेटिव में है तो क्या करना है? एक और ज्यादा बढ़ा देना। तो सर इससे काम हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। इतना आता है तो क्वेश्चन बनना है। हाँ, फील आ गया? बहुत कम बार तारीफ करता है मेरा। हाँ, देखो तारीफ करने की कला तो होनी चाहिए, स्पेशली लड़कों में तो होनी चाहिए। तो थोड़ा सा सीख ले तू। हाँ, देखो जल्दी लिखो।
ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट बताता हूं। क्या समझे? तारीफ करने की कला होनी चाहिए। सीखा है तुमने? कभी नहीं? रोस्टिंग सीखा है इसने। इसका जब रोस्टिंग होगा ना, ओके। एक और क्वेश्चन करें इसमें, एक लास्ट। क्या क्या? अच्छा सॉरी, क्या बात है वैसे, क्या मैथ्स किया हंसो नहीं यार। और किसी ने बताया क्या? उसने बताया। ओके, इधर देखिए, अगर log x इक्वल टू मान लो -13.1 आ गया, तो बस मुझे करेक्ट आंसर में 10 का करेक्ट पावर बता दो। हाँ, अरे पहला ऑप्शन +14 वाला भी रहेगा। कितना 10 का करेक्ट पावर क्या? -14। तो x इक्वल टू कितना लिखते हैं? 10 का पावर -13.1। इसको लिख देंगे 10 का पावर 0.9 इंटू 10 का पावर -14। यही समझना है। ये जो पॉइंट में है उसको 1 से माइनस करके जो आएगा इधर लिख देना। ये जो पॉइंट में है ना डेसिमल के बाद, उसको 1 से माइनस करके जो आएगा यहाँ पे लिख देना, और -13 को -14 कर देना। अब बताओ ये कितना होता है? देखो उधर लिखा है 8 इंटू 10 का पावर। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसका जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आपने 10 का पावर डिसाइड कर लिया ना, वहां पे सारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन होगा जिसमें 10 का पावर -14 होगा। तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और वहां पे ये भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, एंटी लॉग ऑफ 0.9 इज 8। क्वेश्चन में ब्रैकेट में क्या लिखा है? एंटी लॉग ऑफ 0.9 ऐसे दिया रहेगा। पता चला वो ही नहीं समझ पा रहे एंटी लॉग ऑफ 0.9 का क्या मतलब है। फिर से यहाँ पे देख ले, अगर एंटी लॉग ऑफ 0.9 अगर बोल रहा है, यहाँ ध्यान देना, एंटी लॉग ऑफ 0.9 बोल रहा है, इसका मतलब 10 का पावर 0.9। सिंपल। एंटी लॉग ऑफ 0.9 का क्या मतलब है? 10 का पावर 0.9, यही मतलब है बस। आ गया समझ में? तो ज्यादा मैं एंटी लॉग की कंसेप्ट में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट log x इक्वल टू दिया हुआ है तो जो भी है, ठीक है। चलो आगे बढ़े जी। लिखिए, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट में मैंने क्या बता दिया था आपको? एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है बता दिया था। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया। उसने बोला कि कोई भी ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है तो उसके कॉन्जुगेट बेस होते हैं। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर? एक H+ का डिफरेंस। देखिए, अच्छा बताओ, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड क्या होता है बच्चे? जिसके पास H+ देने की एबिलिटी होती है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड मतलब H+ है ना? क्या ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है? है ही नहीं, H+ है ही नहीं। क्या कार्बोनेट ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है? नहीं। फॉस्फेट, सल्फेट, मतलब जिसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड हो ही नहीं सकता। ये सब ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड नहीं है। अगर कोई बोल दे मीथेन, मीथेन देखो एसिड होता नहीं, मीथेन एसिड नहीं होता, लेकिन मान लो अगर पूछ दिया कि इसका ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ, तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, CH3- लिख के आ जाएंगे। और तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए जब वो एसिड है ही नहीं। अच्छा, ऐसा भी नहीं बोलेंगे हाइड्रोजन है तो एसिड हो, वो एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए ना। थोड़ा ऑर्गेनिक पढ़ा, एसिडिक हाइड्रोजन कौन होता है? जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होता है, याद है? एसिडिक हाइड्रोजन वो होता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होता है। यहां तक समझ गए? बोलो। तो कौन कौन सा ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है ये समझ रहे हो? जो H+ देने की एबिलिटी रखता है, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। गुड टू गो। बोलिए। अब मान लो अगर ये पूछ दिया कि ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है या नहीं, तो बोलेंगे बिल्कुल है, लेकिन ये 4 हाइड्रोजन दिख रहा है। लेकिन जब इसका कॉन्जुगेट बेस लिखना है तो कौन सा हाइड्रोजन हटाएंगे? बात समझे? तो ध्यान रखना कि बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे, तो जो H+ दे सकता है वो हाइड्रोजन होगा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है। इधर नहीं हटा देना इसको।
अगर किसी ने यहाँ से H हटा के ऐसे लिख दिया CH2 माइनस एंड COH तो गलत है ना, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। समझ गए बात को? बोलो। सो ब्रोंस्टेड क्लोरिक एसिड मस्ट हैव एसिडिक हाइड्रोजन, राइट? अब बताओ किसी के पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो उसको हटा देंगे तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, सिंपल। किसी के पास एसिडिक हाइड्रोजन उसको हटा दो क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट बेस। समझ गए? तो चलिए जल्दी जल्दी कॉन्जुगेट बेस लिखिए, है ना। जैसे मान लो फेनॉल का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? फेनॉल का क्या, फेनॉल ब्रोंस्टेड क्लोरिक एसिड है? बिल्कुल है ना। और ये सारे हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, ये वाले हाइड्रोजन एसिडिक। बोलिए। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर? एक H+ का कितने का डिफरेंस? एक H+ का डिफरेंस होगा बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ध्यान रहेगा, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 H+। अब मुझे बताओ ब्रोंस्टेड क्लोरीन बेस है मान लो, तो ब्रोंस्टेड क्लोरीन बेस का डेफिनेशन क्या है? व्हिच कैन एक्सेप्ट H+, जो H+ ले सके। अब मान लो बोलते हैं मीथेन, क्या ये H+ ले सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं लेगा। अरे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बना रखा है, H+ को कहां रखेगा वो? तो मीथेन ब्रोंस्टेड क्लोरीन बेस नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एनायन ब्रोंस्टेड क्लोरीन बेस होगा। जैसे Cl- है, क्या Cl- H+ ले सकता है क्या? बिल्कुल। तो इस ये अगर H+ ले लिया तो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड। कोई भी ब्रोंस्टेड क्लोरीन बेस को अगर H+ देते हो तो क्या बन जाता है? तो इसका कॉन्जुगेट एसिड काफी स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, दैट इज HCl। यस और नो? अच्छा, कार्बोनेट क्या ब्रोंस्टेड क्लोरीन बेस हो सकता है? कार्बोनेट क्या ब्रोंस्टेड क्लोरीन बेस हो सकता है? बिल्कुल, एक H+ ले सकता है या बाइकार्बोनेट बना सकता है। पता है कार्बोनेट ना, देखो ऐसा है, तो ये दोनों ऑक्सीजन के पास एबिलिटी है एक एक H+ लेने का। दोनों जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है उन दोनों के पास एक एक H+ लेने का एबिलिटी है। अच्छा, बोल दिया HCO3- क्या है? ब्रोंस्टेड क्लोरीन बेस है। बिल्कुल, अभी भी इसके पास एक ऑक्सीजन फ्री है O- के फॉर्म में। क्या हो जाएगा इसका? समझ में आ रहा है? यस नो? पक्का? अच्छा, मान लो अगर तुमसे पूछे कि नाइट्रिक एसिड का ब्रोंस्टेड क्लोरीन एसिड बोलो, क्या पॉसिबल है? अच्छा क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड अगर किसी और स्ट्रॉन्ग एसिड के कांटेक्ट में आ जाए, है तो एसिड लेकिन ये H+ ले सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकता। नाइट्रिक एसिड को जब फ्यूमिंग H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रिक एसिड को बेस बनना पड़ता है। नाइट्रिक एसिड का भी कॉन्जुगेट एसिड होगा, सॉरी, नाइट्रिक एसिड ब्रोंस्टेड क्लोरीन बेस हो सकता है और उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। ये H+, ये वाला ये ऑक्सीजन H+ ले सकता है, ये वाला ऑक्सीजन H+ ले सकता है, तो तुम्हें लिख के आना पड़ेगा H2NO3+, H2NO3। देखो ऐसे समझो, कौन H+ ले सकता है? मोस्ट ऑफ द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज H+ ले सकता है, यस और नो? एज वेल एज ऐसा कोई भी न्यूट्रल स्पीशीज जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी H+ ले सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब जितने लेविस बेस है, लोन पे डोनर, कोई लोन पे डोनेट कर रहा है तो वो H+ ले सकता है। देखो नाइट्रिक एसिड एसिड है, बट अगर ये क्वेश्चन आ गया कि क्या नाइट्रिक एसिड का कॉन्जुगेट एसिड पॉसिबल है, मतलब क्या नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ ब्रोंस्टेड क्लोरीन एसिड बेस हो सकता है? रेयर है बट हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकता है। और एक एग्जांपल आप जानते हो, बेंजीन के नाइट्रेशन में ये होता है। बेंजीन का जब नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रिक एसिड H+ लेता है H2SO4 से, नाइट्रिक एसिड खुद बेस बन जाता है। सो फिर से रिपीट करता हूं कि ब्रोंस्टेड क्लोरीन बेस क्या है? जो H+ एक्सेप्ट करे। अब बताओ H+ एक्सेप्ट करने के लिए क्या चाहिए? खुद उसके पास क्या चाहिए? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए। अरे यस नो? मोस्ट ऑफ द
anions are Bronsted-Lowry base and they have their conjugate. जैसे Cn माइनस क्या Bronsted-Lowry बेस है? Cn माइनस में पता है इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर है, नेगेटिव कार्बन के पास ही है, ऐसा है। Cn माइनस में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और नेगेटिव कार्बन के पास नहीं। पता है ये H प्लस लेके HCN बना सकता है, यस नो? फिर से एक आइडिया लग रहा है कौन को? जैसे मैंने क्या बोला, Bronsted-Lowry एसिड कौन है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? गुड टू गो। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो H प्लस के फॉर्म में निकल जाता है। उसी तरह आपसे पूछ दिया Bronsted-Lowry बेस कौन है, तो कांसेप्ट क्या है Bronsted-Lowry बेस का? जो H प्लस एक्सेप्ट करे ये है ना। अब बताओ कौन H प्लस लेगा? इतना तो बॉन्डिंग वगैरह पढ़ा है। जिसके पास अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज के पास तो रहता ही अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयन है तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, सॉरी H प्लस ले सकता है, यस और नो? तो कोई भी अगर Bronsted-Lowry एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, एंड कोई भी अगर Bronsted-Lowry बेस है तो उसका कॉन्जुगेट कैसे लिखना है? कॉन्जुगेट एसिड जो भी गिवन स्पीशीज है उसको H प्लस दे दो, ठीक है? बोलो, यहां तक समझ रहे हो? जो भी लिख रहा हूं बोर्ड पे सब लिखना है। लेक्चर 2 हेडिंग दो और लिखो, ऐसे रिवाइज होगा, यानी कि ऐसे ही चलेगा भी, है ना? क्या? हाँ हाँ, नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड तीनों बोल सकते हैं, तीनों बोल सकते हैं, क्योंकि उसके पास फिर लोन पेयर है। इवन एसिटिक एसिड भी, एसिटिक एसिड का जो CO वाला ऑक्सीजन है वो स्टेरिफिकेशन के समय प्रोटोनेट होता है, समझ गए ना? ठीक है, आगे बढ़े। डन? पता नहीं तुम लोग समझ पा रहे हो नहीं, लेकिन अगर Bronsted-Lowry एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, बस इतना है। और Bronsted-Lowry बेस है तो उसका कॉन्जुगेट, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो HCO3 माइनस है और इसका कॉन्जुगेट एसिड बोल रहा है लिखने और इसी का कॉन्जुगेट बेस बोल रहा है, अब बताओ कॉन्जुगेट एसिड लिखना है तो कोई भी स्पीशीज का कॉन्जुगेट एसिड लिखना है तो H प्लस ऐड करना पड़ेगा, यस नो? और गिवन स्पीशीज का अगर कॉन्जुगेट बेस लिखना है, बस इतना याद रख लो, जो भी गिवन सब्सटेंस है, कंपाउंड है, उसका अगर कॉन्जुगेट एसिड लिखना है तो उसको H प्लस दे दो, और गिवन स्पीशीज सब्सटेंस को अगर कॉन्जुगेट बेस लिखना है तो उसका H प्लस हटा दो, क्या बन जाएगा? कार्बोनेट। अब समझ गए? पक्का? जैसे मान लो फॉस्फेट है, फॉस्फेट का कॉन्जुगेट एसिड लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? लिख पाएंगे, H प्लस दे सकते हैं, HPO3-2, लेकिन क्या इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा? इसके पास H प्लस है ही नहीं। अब सीख गए? अरे इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं होगा, सॉरी, कॉन्जुगेट एसिड तो होगा, फॉस्फेट का कॉन्जुगेट एसिड तो बनेगा क्योंकि वो H प्लस ले सकता है, लेकिन ये खुद H प्लस दे सकता है क्या? हाइड्रोजन है ही नहीं उसके पास। अच्छा, यही अगर HPO3-2 होता, अब बताओ, अगर इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखना है तो इसको H प्लस देना पड़ेगा, H2PO3, सॉरी PO4 लिख देता हूं, PO4 क्या माइनस, एक H प्लस इसको दे दोगे तो क्या हो जाएगा? -2 से -1 हो जाएगा। अरे ऐसा नो, -2 से -1 हो जाएगा। बोलिए, यहां तक समझ रहे हैं? और अगर इससे एक H प्लस निकाल लें तो क्या बन जाएगा? अब सीख गए? मुक्ता बताओ, जो भी गिवन सब्सटेंस है उसमें H प्लस डाल दिया तो कॉन्जुगेट एसिड, उससे H प्लस निकाल दिया कॉन्जुगेट बेस,
यहाँ पे देखो H प्लस ऐड कर रहे हैं, तब बन रहा है कॉन्जुगेट एसिड। और इसी में H प्लस माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा? अब सीख जाओ। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस होता है, समझ गए? फॉस्फेट ब्रोंस्टेट लॉरी एसिड नहीं है क्योंकि H प्लस नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। लेकिन फॉस्फेट देखो, ब्रॉडर कंसेप्ट है ना, लार्ज नंबर ऑफ एनायन को बोलता है ये बेस है, ब्रॉडर कंसेप्ट नहीं है क्या? पहले फॉस्फेट के बारे में क्या कमेंट कर सकते थे तुम आरएनएस के हिसाब से? इसका ये हाँ ठीक है, अब सही है। मैं क्या बोल रहा हूं सब लोग समझ रहे हो? अभी बताओ, लार्ज नंबर ऑफ एनायंस अब किस नजरिए से देखने लगे? ब्रोंस्टेट लॉरी के हिसाब से कि भाई ये ब्रोंस्टेट लॉरी बेस है। अरे यस नो, पहले हम Cl माइनस के बारे में क्या कमेंट कर पा रहे थे? बेस है, एसिड है, क्या है? कुछ कर पा रहे थे कमेंट Cl माइनस के बारे में? लेकिन ब्रोंस्टेट लॉरी ने बता दिया कि Cl माइनस एक्चुअल में ब्रोंस्टेट लॉरी बेस है, क्योंकि H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। क्योंकि H प्लस क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। अभी समझे? तो अब मैंने एसिड बेस दोनों समझाया है। अब गिवन स्पीसीज का आप ट्राई करो, कॉन्जुगेट एसिड भी लिखो, कॉन्जुगेट बेस भी लिखो। चलो देखते हैं सीख पा रहे हैं या नहीं। अल्कोहल का कॉन्जुगेट एसिड भी बताओ, कॉन्जुगेट बेस भी बताओ। आप बताओ जल्दी, क्या होगा अल्कोहल का कॉन्जुगेट एसिड और बेस? ट्राई करो। अल्कोहल है बीच में, कॉन्जुगेट एसिड लिखना है, क्या करना होगा? ट्राई करो, कुछ आ रहा है समझ में? बताओ क्या होगा, बताओ। इस अंदाज में बैठो बच्चे, 10 बार से बोल रहा हूं, फिर एक लाइन नहीं आ पा रहा है, कैसे होगा फिर? हाँ तुम बताओ जल्दी। कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? आर, वेरी गुड। एक H प्लस देना पड़ेगा इसको, ROH2 प्लस। पता है क्या होगा? ये जो लोन पेयर है ना वो H प्लस ले सकता है, ये जो लोन पेयर है वो, तो गिवन स्पीसीज अगर H प्लस लेता है तो क्या बना देगा? कॉन्जुगेट एसिड। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? हाँ, थोड़ा स्पॉन्टेनियस हो जाओ प्लीज। RO माइनस। पता है यहाँ 3 लोन पेयर दिखा सकते हो क्योंकि एक H प्लस निकला, हेट्रोलिसिस हुआ ना, तो ये लोन पेयर भी इसी पे आ गया। RO माइनस में ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर है, और इसका अगर स्ट्रक्चर किसी को बनाना है ना बच्चे, तो ऐसे दिखा देना। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, एक इसने अपना लोन पेयर H प्लस को दिया, और इसके वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे क्या आ गया है? प्लस। डोनर विल गेट प्लस और एक्सेप्टर विल गेट माइनस, एंड एक्सेप्टर इज ऑलरेडी हैविंग प्लस, सो एक्सेप्टर न्यूट्रल हो गया। आया समझ में? अच्छा जल्दी से बताओ, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड बेस। लब्धि अभी बताओ जल्दी से, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड बताओ। हाँ क्या होगा, नाम क्या होगा? NH4 प्लस, H प्लस ऐड होता है। ये आयन बहुत बार सुना होगा बच्चे, अमोनियम आयन। और इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ। NH2 माइनस, वेरी गुड। अब सीख गए। NH2 माइनस का कोई स्ट्रक्चर बोले ना तो ध्यान रखना, 2 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर दिखाओ। 2 लोन पेयर क्यों दिखा रहे हैं? एक लोन पेयर तो पहले से है, और एक H प्लस निकला तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन के पास गया। अमोनियम आयन का बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्ट्रक्चर बनाना है, 3 नॉर्मल बॉन्ड है, एक सिग्मा कोऑर्डिनेट है, एन प्लस किस पे आ गया है? डोनर विल गेट +1। क्या आप सीख पा रहे हो? अमोनिया बेस भी है, एसिड भी है, ब्रोंस्टेट लॉरी के हिसाब से। अमोनिया बेस भी है और एसिड भी है ब्रोंस्टेट लॉरी के हिसाब से। अल्कोहल भी बेस और एसिड दोनों है ब्रोंस्टेट लॉरी के हिसाब से। वो अलग बात है कि देखेंगे मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजनियस कंपाउंड का ज्यादा जो कैरेक्टर सामने निकल के आता है वो बेसिक है, मोस्ट ऑफ द अल्कोहल का जो कैरेक्टर ज्यादा सामने निकल के आता है वो एसिडिक है। क्या आप समझ गए? बोलिए।
अच्छा बताओ, चलो एक और, मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन का कॉन्जुगेट बेस भी लिखना है, कॉन्जुगेट एसिड भी लिखना है, जल्दी बताओ। मिथाइल एमीन कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड, मिथाइल एमीन। क्या होगा मिथाइल एमीन का? कॉन्जुगेट एसिड लिखना है, क्या लिखना है? NH3 प्लस, यस नो, H प्लस देना है। कॉन्जुगेट बेस लिखना है NH माइनस, दो लोन पेयर दिखा देना, एक H प्लस निकला तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन पे। गुड टू गो सब लोग, समझ पा रहे हैं? ओके, नाउ लिखो नेक्स्ट। ये सबको आ गया समझ में? मुझे नहीं लगता आप कोई गलती करने वाला है इसमें। ध्यान से पढ़ना कि H प्लस सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, ठीक है? पक्का कर लोगे? एक और क्वेश्चन दूं, ट्राई करो। चलो बताओ, नाइट्रेट का कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, नाइट्रेट का, नाइट्रेट का कॉन्जुगेट एसिड बताओ क्या होगा? HNO3, वेरी गुड। और कॉन्जुगेट बेस नहीं होगा, वेरी गुड, सीख गए इसका मतलब, गुड, समझ गए। H प्लस है ही नहीं उसके पास। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, लिखना है वो सब। हाँ लिखो ना, लिखो, मैं टाइम दे रहा हूँ तुमको लिखने के लिए। आइनिक में जल्दबाजी नहीं है, मेरे को सिखाना है मुझे। अच्छा तुम्हारा हो गया, तुम किसके लिए टाइम मांग रहे हैं? वसीम, प्रथमेश खुद भी तो बोल सकता है ना, देखो कितना चालाक है वो। हाँ है कि नहीं? क्या बोल रहा है वो? स्लो बोलता है, स्लो लिखता है। अच्छा सही है, सही है। बहुत अच्छा लड़का है ना वो। हाँ अच्छा लड़का है वो, बहुत शरीफ है वो। शरीफ नहीं है? क्या बोल रहा है प्रथमेश ये? हाँ प्रथमेश, तुम शरीफ नहीं है? नहीं, रितेश बोलेगा, रितेश शरीफ है या नहीं है? रितेश बिल्कुल भी नहीं है। एंड तुषार सीधा बच्चा है। मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि आज के समय में शरीफ वही है जिसको मौका नहीं मिला है। गलत करने का मैं बोल रहा हूँ, है ना? मतलब इट्स लाइक कि ओके ओके, चल चल, अब ज्यादा डिटेल में मत जाए इसका। लेकिन ये है कि शरीफ वो भी है जो मौके की तलाश नहीं कर रहा है।
समझ गया ना? खैर, आगे का बात है। प्रथमेश, मौके का तलाश करता है या नहीं तू? हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक लिखो। एवरी strong Bronsted Lowry acid has weak conjugate base and vice versa. Very important line. Every strong Bronsted Lowry acid has weak conjugate base and vice versa. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कल जाते हुए इसके बारे में बताया था किस सेंस में वीक है वो, ध्यान में है? एंड वाइस वर्सा मतलब समझ रहे हो? अगर वीक ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रांग होगा, राइट? अच्छा, इसी में लाइन लिख लो। एवरी स्ट्रांग ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस, एवरी स्ट्रांग ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस हैज वीक कॉन्जुगेट एसिड एंड वाइस वर्सा। सेम लाइन है, वैसा ही सिंपल है। अगर स्ट्रांग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? देखो, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है और स्ट्रांग एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक। वीक कॉन्जुगेट बेस। वीक एसिड है तो क्या बोलेंगे? स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस। यही लाइन है बस। जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखो, बड़ा सिंपल है। HCl स्ट्रांग एसिड है तो Cl माइनस वीक कॉन्जुगेट बेस है ना? और यही अगर मैं बात करूं अमोनिया का, अमोनिया बोल रहा हूं, चलो वीक एसिड ले लेता हूं, एसिटिक एसिड, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा एसीटेट आयन, ये क्या है? वीक कॉन्जुगेट बेस है, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। समझ गए? अच्छा, अगर ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस का बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वीक कॉन्जुगेट एसिड होगा, एंड अगर वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा। बस इतना याद कर सकते हैं। इसका एग्जांपल दे देता हूं, देखो। जैसे कि NaOH काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है? अब इसका अगर कॉन्जुगेट एसिड लिखना है तो इसको H+2 पहले, ठीक है? इसको H+2, इसको H+ दोगे ना तो Na+ और वाटर अलग हो जाएगा। इसको अगर H+, ये स्ट्रॉन्ग बेस है या नहीं? नाम लिखा है था 4-5 स्ट्रॉन्ग बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस है, काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। इसको H+ दोगे तो एक्चुअल में यहाँ तो आयनिक बॉन्ड है ना, Na+ एंड OH-, तो H+ लेगा कौन? OH-। OH- H+ लेके क्या बना देगा? वाटर। वाटर क्या स्ट्रॉन्ग है? या वाटर क्या एसिड बेस है? नहीं ना, या दोनों ही है, बहुत ही वीक है। अरे वाटर क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्या स्ट्रॉन्ग बेस है? न्यूट्रल होता है ना वाटर। यस नो? अच्छा, Na+ भी इतना वीक है, Na+ भी बहुत ज्यादा वीक है, वो पानी में एज इट इज पड़ा रहेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। मेरी बात आ रही समझ में? लेकिन बताओ, वीक बेस में अमोनिया का नाम आता है। अमोनिया, अमोनिया वीक बेस है, अगर वो H+ ले तो क्या बना देगा? अमोनियम आयन। तो इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, और इन दोनों को क्या बोलेंगे जी? वीक कॉन्जुगेट एसिड। अब समझ पा रहे हो? अभी फिर से मैं सेंस थोड़ा और अच्छे से एलिब्रेट करता हूं। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो Cl- वीक है। एसिडिक एसिड वीक एसिड है तो एसिटेट आयन स्ट्रॉन्ग है। किस सेंस में स्ट्रॉन्ग और वीक होता है उस पर भी बातें करेंगे हम लोग, ठीक है? लेकिन वो लाइन मैंने एक्सप्लेन किया, समझ में आ रहा है? वाइस वर्सा जो लिखा है, एवरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी, every Bronsted Lowry strong acid will have weak conjugate base and vice versa. If Bronsted Lowry base is strong, conjugate acid is weak. Bronsted Lowry base is strong, conjugate acid is weak, and Bronsted Lowry acid is strong, conjugate base is weak, right? ये लाइन सबको समझ में आ रहा है? बड़ा सिंपल एग्जांपल है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए Cl- क्या है? वीक है। लेकिन Cl- क्या है? कॉन्जुगेट बेस है, वीक है। एसिडिक एसिड वीक एसिड है,
तो उसका जो कॉन्जुगेट दिख रहा है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग। यहां तक समझ रहे हैं? पक्का? अब मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा पार्ट पहले लिख लो। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में कुछ लिखना हो तो क्या क्या बातें लिख सकते हैं, एक बार फिर से बताता हूं। ये शायद मैंने इंडक्टिव में बताया था, एक बार दोबारा बताता हूं। अगर कोई बोले स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है? हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल, हाईली एनर्जेटिक, हैंडल विथ केयर। स्ट्रॉन्ग एसिड हाईली रिएक्टिव है ना, हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल, हाईली एनर्जेटिक। समझ गए? स्ट्रॉन्ग एसिड हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू गिव H प्लस, या फिर बोल सकते हैं मैक्सिमम टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर। ये कौन कौन सा कंसेप्ट है? आर्नियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, और ये है लेविस कंसेप्ट। कल ही बताया था। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, इसका मतलब है दे हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू डोनेट, सॉरी टू एक्सेप्ट लोन पेयर और टू डोनेट H प्लस। मेरी बात आ रही है समझ में? अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है ना बच्चे, अगर HA स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इक्विलिब्रियम पे आएगा ही नहीं, और अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा, पूरा ही ब्रेक हो जा रहा है, ध्यान देना, पूरा ही ब्रेक हो जा रहा है, तो के ए ना इंफिनिटी को टेंड करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का के ए क्या टेंड करेगा? के ए, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, इक्विलिब्रियम ए फॉर एसिड है ना, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में कंसेप्ट बना है वही। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे? ए इंटू ए बाई जीरो ना, क्योंकि अनडिसोसिएटेड तो बचा ही नहीं। अरे यस नो? तो ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड का के हाई होता है, वेरी हाई, वेरी हाई, एंड अल्फा टेंडिंग टू 1 या 100%। अल्फा स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होता है? 100%। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में हम आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं मिलता, नो आयनिक इक्विलिब्रियम। और क्या स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बोल सकते हैं? देखो, के ए और एक और होता है पीके, माइनस ऑफ लॉग के ए बोलते हैं इसको। के ए तो उसका एनेशन कांस्टेंट है, एक और नया टर्म है जिसको बोलते हैं पीके ए। क्या बोलते हैं? अब मान लो ये बहुत हाई है तो ये वैल्यू ज्यादा नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव और वेरी लेस। पीके क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का? इस पे और बात करेंगे, पीके और के पे आगे बात करेंगे, अभी एक जगह लिख के रख लेते हैं बस। स्ट्रॉन्ग एसिड हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल, मैक्सिमम टेंडेंसी टू गिव H प्लस, मैक्सिमम टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर। स्ट्रॉन्ग एसिड का के वैल्यू बहुत ज्यादा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट स्ट्रॉन्ग एसिड का बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 10^10, 10^20, 10^30, लाइक दैट। अल्फा ऑलमोस्ट 100%, जितना लिया सब डिसोसिएट हो गया। एक नया टर्म आपको सिखाया यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीके वैल्यू क्या होगा? लेस, नेगेटिव भी बोल सकते है ना। जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच लो, पीएच भी क्या होगा? 0.12 के आसपास। कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच नेगेटिव भी हो जाता है। आपने नेगेटिव पीएच नहीं सुना होगा, लेकिन पीएच नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, अब बताओ इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? अगर तुम समझ गए बातें तो वो खुद लिखना है आपको, मैं नहीं लिखा रहा हूं, लेकिन अभी लिखना है, नोट्स में लिखना है, कंसेप्ट तभी बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। वीक एसिड में क्या लिखोगे? रिलेटिवली लेस रिएक्टिव है ना, लेस स्टेबल, रिलेटिवली लेस एनर्जेटिक। और क्या बोलेंगे? वीक एसिड रिलेटिवली लेस टेंडेंसी टू गिव H प्लस, रिलेटिवली लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर। समझ गए ना? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के केस में ना, मान लो HB अगर वीक एसिड है तो यहाँ इक्विलिब्रियम आ जाता है। अगर वीक एसिड है तो इसका अगर तुम मान लो ए लिखते हो 0,0, तो इसको A-X, इसको X लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। इसका जो Ka है ना बच्चे, वो कम होगा, है ना, लेस। Pka क्या होगा? मोर।
के का वैल्यू ना वीक एसिड के केस में 10⁻³ -4 -5 -6 ऐसे चलता है वीक एसिड के केस में आयनेशन कांस्टेंट। तो पीके कैसा चलेगा 3 4 5, ये बाद में सिखा दूंगा कैसे है। मतलब पीके वीक एसिड का पॉजिटिव आएगा, मोर आएगा। वीक एसिड का पीके क्या होगा, लेस नहीं होगा, क्या होगा, हाई होगा। पीके हाई एंड के लेस। वैल्यू अभी से थोड़ा थोड़ा याद रखो कि वीक एसिड कैसे आइडेंटिफाई करें। अच्छा, इसका अल्फा, वीक एसिड का अल्फा लेस देन 1 हो सकता है, 2-4% अल्फा हो, 1%, 2%, 0.01%। वीक एसिड जल्दी डिसोसिएट नहीं होता, तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम आएगी। परसेंटेज अल्फा भी 1-2% या 10% तक आता है। क्या मेरी बात आ रही समझ में? पीएच हाई बोल सकते हो, वीक एसिड का जनरली पीएच हाई होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच 0, 1, 2, 3 ऐसे हो सकता है, लेकिन इसकी पीएच 3, 4, 5, 6 तक जा सकती है। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है वीक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? फिर से ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, वीक एसिड हैज लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, सॉरी टू डोनेट। वीक एसिड हैज मैक्सिमम टेंडेंसी या मिनिमम टेंडेंसी? लेस तो जरूर बोलो, मिनिमम मत बोलो, लेकिन क्या बोलेंगे यहाँ पे? जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ना, जैसे एग्जांपल देखो HNO3, H2SO4, ये सब तुरंत H+ देता है, तुरंत, विद इन नो टाइम। लेकिन वीक एसिड में जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, HCN है या एसिटिक एसिड है, ये सब तुरंत H+ नहीं देता, इट विल टेक टाइम। और कभी भी 100% डिसोसिएट भी नहीं होता। HCN पानी में डालोगे ऑलमोस्ट 99% अनडिसोसिएटेड रहेगा, 1% थोड़ा बहुत डिसोसिएट होगा। कल बताया था आपको, बोलो, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड सब लोग? तो क्या अभी ये मैं लिखाऊंगा नहीं, आप खुद भी लिख पाओगे क्या? स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस में क्या लिखोगे? अगर मैं बोलूं स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या क्या पॉइंट होगा स्ट्रॉन्ग बेस का? पहला, हाईली रिएक्टिव, अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, हाईली एनर्जेटिक। बोलो यस नो। अच्छा, दूसरा क्या? मैक्सिमम टेंडेंसी टू एक्सेप्ट क्या? H+, मैक्सिमम टेंडेंसी टू डोनेट। ये कौन सा कंसेप्ट है? आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, ये लेविस कंसेप्ट है। और क्या बोल सकते हैं, बोलो। फोर्थ पॉइंट, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, मान लो BOH है, ये 100% टूट जाएगा बच्चे। A है 0,0,0 AA, इसका KB निकालना पड़ेगा। KB जो है ना इंफिनिटी के आसपास आएगा। स्ट्रॉन्ग बेस का KB इंफिनिटी, और अल्फा लगभग कितना, 100%। यहां एक नया टर्म है दैट इज कॉल्ड PKB, दैट इज माइनस ऑफ लॉग KB। आगे सिखाऊंगा इसके बारे में। ये बोलना पड़ेगा क्या, नेगेटिव या लेस। कोई बोले स्ट्रॉन्ग बेस का KB क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस का KB का ऑर्डर ना बच्चे 10 का पावर 5, 10 का पावर 7, 10 का पावर 10 ऐसे चलेगा। KB बहुत हाई होगा। और PKB जो होगा ना -5, -7, -10 ऐसे चलेगा, नेगेटिव होगा मोस्टली। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस अगेन वेरी डेंजरस, लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, विद इन नो टाइम ये H+ एक्सेप्ट कर लेगा, विद इन नो टाइम। तो बताओ वीक बेस के बारे में क्या क्या लिख पाओगे तुम? क्या लिख लोगे खुद से, है ना? प्लीज, मैं यह लिख नहीं रहा हूं, इसके पॉइंट्स लिखने हैं आपको। इसमें एक पॉइंट और चाहो तो लिख लो, पीएच हाई लिख लेना,
है ना, 13-14 के आसपास जाता है पीएच। बताएंगे पीएच भी क्या होता है। नाउ अब मेरे लिए थोड़ा आसान होगा ये समझाना कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक किस सेंस में है। अब अगर मैं बोलूं कि वीक कंजुगेट बेस है तो तुम्हें यहां पे लाइन याद रखना है कि रिलेटिवली वीक बेस है। मान लो वीक बेस का जो पॉइंट है वो आप किसी भी वीक बेस के लिए लगा सकते हो। बोलो, अगर मैं बोलूं HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और Cl माइनस वीक कॉन्जुगेट बेस है, वीक कॉन्जुगेट बेस है Cl माइनस, इसका मतलब हो गया रिलेटिवली लेस रिएक्टिव है। क्या Cl माइनस के बारे में क्या बोल सकते हैं, वीक बेस है। क्या क्या बोल सकते हैं, Cl माइनस बना किससे है, HCl से बना है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अभी क्या लाइन बोला था मैंने, वीक कॉन्जुगेट बेस बोला ना। अब बताओ वीक बेस को लेके क्या क्या लाइन हो सकता है इसके हिसाब से बताओ। रिलेटिवली लेस रिएक्टिव, रिलेटिवली स्टेबल, हाईली अनस्टेबल मत बोलो। हाईली एनर्जेटिक बोलोगे क्या, नहीं हाईली एनर्जेटिक भी नहीं बोलेंगे। अच्छा, क्या मैक्सिमम टेंडेंसी होगा H प्लस लेने की, नहीं, ऑलमोस्ट नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट या वेरी लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस। बस Cl माइनस को इस अंदाज में अगर समझ लिए ना तुम कि Cl माइनस हैज ऑलमोस्ट नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, क्योंकि एक डेंजरस एसिड से वो बना है, ये हाईली अनस्टेबल था। HCl इज हाईली अनस्टेबल, जब H प्लस निकल गया तो क्या बन गया, हाईली स्टेबल। समझ में आ रहा है, पक्का। HCl हाईली अनस्टेबल एसिड है, हाईली रिएक्टिव एसिड है, उससे H प्लस निकाल लिया तो जो कंजुगेट बेस बना वो वीक है। वीक का क्या मतलब है, वीक कंजुगेट बेस का मतलब बस इतना है कि रिलेटिवली वो स्टेबल है, लेस एनर्जेटिक है, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसकी H प्लस लेने की टेंडेंसी कम है। H प्लस लेने की टेंडेंसी उसकी कम है। बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है, यस नो, आ रहा है यहां तक समझ में। अब वो लाइन बड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। जैसे बताओ एसिटिक एसिड वीक एसिड है, अब बताओ मैं एसिटेट आयन के बारे में लिख रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है। क्या मतलब है इसका, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस का मतलब ये है, सारा तो नहीं, कुछ पॉइंट तो जरूर बोल सकते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है, ये वीक एसिड है, तो ये क्या हो गया बच्चे, तो क्या बोल सकते हो इसके बारे में, एसिटेट आयन के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो, रिलेटिवली रिएक्टिव, यस नो, रिलेटिवली एनर्जेटिक और लेस एनर्जेटिक, एनर्जेटिक, वर्ड एनर्जेटिक, अनस्टेबल या स्टेबल, वो वर्ड पकड़ो। अच्छा, इसका टेंडेंसी H प्लस लेने की है या नहीं, बस इतना बात समझ में आ गया तो काम हो जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होता है, तो अब वो किस सेंस में स्ट्रांग है वो पकड़ लो। किस सेंस में स्ट्रांग है, तो ये रिलेटिवली रिएक्टिव है, ये रिलेटिवली अनस्टेबल है, ये रिलेटिवली एनर्जेटिक है, इसकी H प्लस लेने की टेंडेंसी है या नहीं है, बिल्कुल है। अभी आए समझ में, इसकी H प्लस लेने की टेंडेंसी है या नहीं है, मेरी बात आ रही समझ में। अब एक नया चीज जो कल बताया था उसको ऐड कर देता हूं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, लेस एनर्जेटिक है ना, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसकी H प्लस लेने की टेंडेंसी नहीं है, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, ये वाटर से रिएक्ट मतलब वाटर से H प्लस लेने की इसको एबिलिटी नहीं है। बहुत फोर्स करेंगे तो H प्लस शायद ले ले, लेकिन खुद से वाटर के पास जाके H प्लस नहीं निकालेगा, ये नहीं चाहिए, हम अपने आप में खुश हैं, ऐसी वाली बात है। लेकिन कोई वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग अब किस सेंस में है, किस सेंस में स्ट्रांग है, वो अनस्टेबल है, रिएक्टिव है, एनर्जेटिक है, एंड इट इज हैविंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस। कम से कम इतना पावर तो जरूर है इसके पास कि वो वाटर के पास जाके H प्लस छीन लेगा, वाटर के पास जाके H प्लस छीन लेगा, समझ गए। अब बताओ हमारे पास
यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं, अगर ये पॉइंट समझ गए तो, है ना। सब लोग इधर ध्यान दीजिए, कितने स्ट्रॉन्ग एसिड थे, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4, इतना ही लिखा था कम से कम, इससे ज्यादा नहीं लिखा था। इन सब का बताओ तो एनायन क्या है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये 100% आयोनाइज होता है, इसका सल्फेट लिख देता हूं, इसका ClO4 माइनस पर क्लोरेट आयन। पता है ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और ये वीक कॉन्जुगेट बेस है। पता है इन सब के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो, रिलेटिवली स्टेबल है, एनर्जेटिक नहीं है, रिएक्टिव नहीं है। ये पानी में जाकर इन सबको अगर वाटर में ऐड करोगे, ध्यान रखना एसिड ऐड नहीं कर रहे, इन सबको ऐड कर रहा है। अगर ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायन को पानी में डालोगे, एज इट इज पड़ा रहेगा निठल्ले, दे विल जस्ट रोम अराउंड, आगे पीछे घूमता रहेगा। They will not undergo hydrolysis, they will just undergo hydration। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये सब एनायन वाटर से रिएक्ट करके Ha प्लस OH माइनस ये तो नहीं करने वाला है। इसमें से कोई भी एनायन वाटर से रिएक्ट करके वाटर का H प्लस नहीं छीनने वाला है, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ पावर। हाँ क्या हो जाएगा, A माइनस वाटर के साथ जस्ट हाइड्रेशन कर लेगा, एक्वस में चला जाएगा, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। भरत समझ, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, फिर हाइड्रोलिसिस मैं नहीं सिखा पाऊंगा, अभी सीखना है यहाँ पे। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन पानी में गया तो क्या हो गया, निठल्ले हो गए, है ना। क्या हो रहा है, क्या रिएक्ट कर रहा है वाटर से, नहीं, क्या कर रहा है पानी में, बस मजे ले रहा है, हाँ नहा रहा है बस, समझ गया। ए माइनस एक्वस का मतलब क्या है, सब लोग ध्यान देना। ए माइनस एक्वस का मतलब है कि आयन डाइपोल इंटरैक्शन, वाटर का हाइड्रोजन पॉजिटिव पोल होता है, वाटर का हाइड्रोजन पॉजिटिव पोल होता है, ये मतलब है ए माइनस एक्वस का आयन डाइपोल इंटरैक्शन। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है, लेस एनर्जेटिक है ना, बहुत ज्यादा टेंडेंसी उसकी नहीं है H प्लस लेने की। देखो इसको अगर फोर्सफुली कोई H प्लस दे तो ले ही लेगा, लेकिन अपने आप पानी पे वाटर के पास जाके उसका H प्लस नहीं एब्स्ट्रैक्ट करेगा, मैं ये बोल रहा हूं। दैट मीन्स दीज आर द एनायन विच विल नेवर गो एनायनिक हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन ऑफ एनायन विथ वाटर इज कॉल्ड एनायनिक हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन, यहां पे देखो हाइड्रोलिसिस नहीं, यहां जस्ट हाइड्रेशन है, यहां जस्ट आयन डाइपोल इंटरैक्शन है। क्या वाटर का कोई बॉन्ड टूटा है, नहीं ना, वाटर एज इट इज है, ए माइनस एज इट इज है, जस्ट एक दूसरे के साथ है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। और वो एनायन अगर पानी से रिएक्ट कर जाए देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस, समझ में आ रहा है। हाइड्रेशन, getting surrounded by solvent molecule because of the ion dipole interaction is called hydration। सॉल्वेशन, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो हाइड्रेशन, अदर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेशन। व्हाट इज हाइड्रोलिसिस और सॉल्वोलिसिस, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अगर एनायन से रिएक्ट कर जाए या केटायन से रिएक्ट कर जाए तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोलिसिस या सॉल्वोलिसिस हुआ है। ये ऐसे एनायन है Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, जो वाटर में जाकर जस्ट क्या होता है, जस्ट क्या होता है, हाइड्रेशन। क्या नहीं होता है, हाइड्रोलिसिस नहीं होता। फिर बोल रहा हूं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंसेप्ट यहां बनता है, मैं एफर्ट यहां पे डाल रहा हूं, वहां तो बस एक्सप्रेशंस लिखते जाने, है ना। अगर यहां ध्यान दिया तो एक्सप्रेशन फिर जो होता है 4-5 बार प्रैक्टिस करने के बाद एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है,
यहां तक समझ गए? डन? बोलो यहां तक ओके है? नाउ ये बताओ जो वीक एसिड है वो क्या क्या हो गया? जैसे HCN है, एसिडिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, बातें नहीं, फेनॉल है, कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, HF है, HNO2 है, बहुत सारे वीक एसिड का लिस्ट लंबा है। इन सब का एनायन बनाओ, क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, वीक होगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, राइट? ब्रोस्टेड-लॉरी कंसेप्ट क्या हो गया? यहाँ पे क्या लिखना है? Cn माइनस, इसका एसिटेट आयन, इसका फॉर्मेट आयन, फेनॉक्साइड आयन, इसका दोनों लिख सकते हो, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट दोनों, क्योंकि 2H प्लस है ना इसके पास। इसका F माइनस, NO2 माइनस। समझना, जो वीक एसिड है उसके जो कंजुगेट बेस हैं, इन सब में से किसी को भी अगर पानी में डालते हो तो क्या हो जाएगा? पहले तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस रिलेटिवली रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है, एनर्जेटिक होता है, राइट? एंड दे हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, कम से कम इतना पावर जरूर है इसके पास कि वाटर से H प्लस ले ले। और अच्छी बात यहाँ पे क्या है, ये सब पानी में जाने के बाद आयनिक इक्विलिब्रियम लाता है। मतलब ऐसे सोचो, अगर 6 साइनाइड पानी में डाल दिया, 6 बोल रहा हूँ, 100 साइनाइड अगर पानी में डाल दिया, 100 साइनाइड अगर पानी में डाल दिया तो 10 हो सकता है वाटर से रिएक्ट कर दे, 90 एज इट इज पड़ा रहे। इतना भी एक्स्ट्रा रिएक्टिव नहीं है कि 100 के 100 साइनाइड पानी से रिएक्ट कर जाएगा, ऐसा भी नहीं। क्या सिखा रहा हूं, समझ रहे हो? वीक एसिड का कंजुगेट रिएक्टिव होता है बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिएक्टिव नहीं होता है। अगर यहाँ -3 -4 आ जाता ना, तब हम बोलते हैं हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिएक्टिव है। मोनोवैलेंट एनायन है ना बच्चे, जैसे ये वाला, नो डाउट इसका H प्लस लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी, 2 नेगेटिव चार्ज है ना। अरे ऐसा नो, पॉलीवैलेंट एनायन है ये, समझना। तो यहाँ क्या होने वाला है, ये सारे के सारे एनायन वाटर से रिएक्ट करके, एक तो हाइड्रेशन तो होगा ही, हाइड्रेशन होगा उसमें डाउट नहीं है, सारे आयन हाइड्रेट हो जाएंगे, लेकिन कुछ आयन क्या हो जाएगा? देखो कैसा इक्विलिब्रियम लाएगा, ध्यान देना, Ha प्लस O माइनस, OH माइनस, A माइनस ने H प्लस लिया पानी से, खुद क्या बना दिया? Ha, और कहां चला गया? जैसे एग्जाम्पल, साइनाइड पानी में डाला, क्या होगा वाटर से? और यहां देखो रिवर्सिबल लिख रहा हूं बच्चे, क्या लिख रहा हूं मैं? रिवर्सिबल। देखिए इस तरह से चलेगा, T इक्वल टू 0 पे A है, ये तो एक्सेस में है बच्चे, पानी की कमी नहीं है यहाँ पे। अरे बोलो, अब क्या होगा पता है? एट इक्विलिब्रियम A माइनस एक्स लिखोगे, ये तो एक्सेस में, इसको x लिखो, इसको x लिखो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान नहीं दे रहे, एक लाइन यहाँ पे बोल दूंगा अभी, दिस इज कॉल्ड एनायनिक हाइड्रोलिसिस। कोई भी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस इतना रिएक्टिव जरूर है कि 2-4 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाए। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना कि ये 100 है, तो हो सकता है ये 90 बचेगा, 10 जो है HCN और OH माइनस के फॉर्म में चला जाएगा। इन शॉर्ट, इस तरह के एनायन को अगर पानी में डालोगे तो वो पानी न्यूट्रल नहीं रहेगा, बेसिक हो जाएगा।
इस तरह के एनायन को पानी में डालोगे वाटर में, तो बिकॉज ऑफ द रिएक्शन पानी में क्या बढ़ गया, और OH माइनस बढ़ने से सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, वाटर जिसमें H प्लस और OH माइनस बराबर है वो न्यूट्रल है। इस एनायन के प्रेजेंस में इस सॉल्यूशन में क्या बढ़ गया, OH माइनस बढ़ गया, एंड दिस इज कॉल्ड एनायनिक हाइड्रोलिसिस। एक लाइन यहीं पे रट लेना, एनायनिक हाइड्रोलिसिस से सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है या पानी बेसिक हो जाता है। क्लियर है? एनायनिक हाइड्रोलिसिस से वाटर का, एनायन वाटर का क्या पकड़ लिया, H प्लस पकड़ लिया, तो फ्री क्या रहा वाटर में, OH माइनस। H प्लस को तो उसने H प्लस के फॉर्म में रहने नहीं दिया, H प्लस को उसने एसिड के फॉर्म में रख दिया। फ्री कौन घूम रहा है, बोलो रितेश। लास्ट ईयर इस तरह से समझ में आया था जो भी समझा रहा हूं, तो ये सब आता है, हाँ आता है। तू बैठ नहीं पा रहा है क्या? हाँ? अच्छा सो सर, मुझे लगा कुछ पाइल्स वाइल्स का क्या। हाँ सब ठीक है ना सिस्टम? तुम यही बोल रहे थे क्या इसको? ठीक ठीक लिखो, लिखिए, साइलेंस साइलेंस। सो कौन कौन से एनायन हैं जो यूजलेस हैं, हम इसको बोलते हैं यूजलेस। कौन कौन से एनायन हैं जो यूजलेस हैं जी, ये सारे यूजलेस। बोले तो पानी में जस्ट पड़ा रहेगा, हाइड्रेशन होगा बट हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। बोलो आ रहा है समझ में? ओके नाउ देखो जो स्ट्रॉन्ग, साइलेंस साइलेंस, स्ट्रॉन्ग बेस, ज्यादा नाम तो है नहीं, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, इतना ही नाम लिखा था, ज्यादा तो लिखा नहीं। अच्छा दो कंफर्म करने बोला था, किया था क्या? स्ट्रॉन्ग है, LiOH स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है। कहां से कंफर्म किया? चलो ठीक है, रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको अगर H प्लस दोगे ना बच्चे, तो जैसे अगर NaOH को H प्लस दिया, तभी बताया था OH माइनस H प्लस लेगा, वाटर और Na प्लस बनेगा। तो वाटर पानी पानी में मिल गया, ऐसी वाली बात है। अगर इधर इन सबको H प्लस दे रहे हैं, क्या बनेगा, K प्लस, Rb प्लस, CS प्लस, Ba प्लस 2, Li प्लस, Sr प्लस 2। ये सब ऐसे कैटायन है बच्चे जिसको अगर वाटर में डालोगे तो फिर से, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, साइलेंस। इधर ये सारे ऐसे कैटायन हैं जिसको पानी में डालेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस से बना है ना, तो वीक है, स्टेबल है, निठल्ले हैं, यूजलेस हैं। ये पानी में जाके जस्ट घूमता रहेगा, हाइड्रेट हो जाएगा बट हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। मतलब एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग दीज आयंस इज स्टिल न्यूट्रल। एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग दीज आयंस स्टिल, देखो ये सारे एनायन यूजलेस हैं, निठल्ले हैं, पानी में जाके पड़ा रहेगा, और ये भी ऐसा ही। समझ में आया? अरे आ रहा है समझ में? इन सारे कैटायन एनायन से जितने भी सॉल्ट बनेंगे बच्चे, वो हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। ये सारे कैटायन और एनायन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्ट बना सकते हो। अगर मान लो यहाँ 10 है और 10 है, 100 सॉल्ट बन जाएंगे। अरे यार सुनो, 5 है तो 25 सॉल्ट बन जाएंगे। एंड ऑल सॉल्ट्स आर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। चलो फिलहाल उसको अलग से मैं बताता हूँ। फिलहाल बताओ ये सारे कैटायन को अगर पानी में डालोगे तो क्या होगा। मान लो X प्लस है प्लस वाटर है, क्या रिएक्ट करके XOH एंड H प्लस होगा क्या?
क्या ये सारे केटायन वाटर से OH माइनस ले सकता है? केटायन है ना, तो OH माइनस लेगा, H प्लस नहीं लेगा। ये नहीं होगा, क्या होगा? X प्लस प्लस वाटर क्या बन जाएगा? एक्वस, X प्लस एक्वस। सो जज्बात भी लिखना कि ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस के केटायन यूजलेस हैं, निठल्ले हैं, है ना, दे विल नॉट रिएक्ट विथ वाटर, जस्ट अंडरगो हाइड्रेशन, जस्ट अंडरगो हाइड्रेशन। नो केटायनिक हाइड्रोलिसिस, नो केटायनिक हाइड्रोलिसिस, नो केटायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, नो केटायनिक हाइड्रोलिसिस। नो केटायनिक हाइड्रोलिसिस। डन। ये सारे केटायन पानी में जाएगा, बस हाइड्रेशन होगा, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। वाटर स्टिल इन शॉर्ट। अब देखो, इसको भी अगर इसी इधर डाल दें, ये सारे एनायन को, ध्यान देना, इनमें से कोई भी केटायन यहां डाल दो, इनमें से कोई भी एनायन यहां डाल दो, हाइड्रोलिसिस इन शॉर्ट बताओ, NaCl, KCl, KBr, NaNO3, बताओ इससे कितने सारे सॉल्ट बनेंगे जी? इन सबको ऐड करके बहुत सारे सॉल्ट बनेंगे। These all salt when dissolved in water will dissociate 100%, highly soluble also, but the cation and anion of salt will not undergo hydrolysis. So aqueous solution of these salts are neutral also. इस तरह के सॉल्ट का aqueous solution न्यूट्रल होगा। इसमें से कोई भी केटायन, कोई भी एनायन उठा के सॉल्ट बना लो और वो सॉल्ट को फिर पानी में डालो। अच्छा, पता है मोरलेस सारे सॉल्ट ऐसे दिखेंगे जैसे NaCl दिखता है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड, उससे सारे सॉल्ट ऐसे ही दिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे। उसको पानी में डालो, कुछ नहीं, मतलब दे विल डिसॉल्व बट नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, बट नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। पूरी बात समझ में आई जी? तो कौन कौन सा सॉल्ट जो है हाइड्रोलाइज नहीं होगा, बताओ। अभी सॉल्ट का आएंगे क्लास में, लेकिन अभी फिलहाल केटायन एनायन पे फोकस करो। वीक बेस का नाम बहुत सारे हैं जी। वीक बेस जैसे FeOH2, FeOH3, MgOH2, AlOH3। अमोनिया भी वीक बेस है, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलो, दोनों सेम है, ATC। सब लोग ध्यान देना, इसका कॉन्जुगेट एसिड अगर सबको H प्लस देते हो तो कहीं ना कहीं यहां से फेरस आयन मिलेगा, फेरिक आयन मिलेगा, Mg+2, Al+3, अमोनियम आयन, ये सब मिलेगा। अब ध्यान दे, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। बताओ इसको पानी में डालोगे तो क्या होगा? इन सबको वाटर में डालोगे तो क्या होगा? हाँ, देखो इधर इधर, अमोनियम आयन पानी में जाके इतना स्ट्रॉन्ग जरूर है बच्चे कि वाटर से OH माइनस लेके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा एंड H प्लस एक्स्ट्रा रिलीज कर देगा। ये सारे
जो वीक बेस का जो केटायन है, वीक बेस के सारे केटायन इतना रिएक्टिव जरूर है कि वाटर से OH माइनस ले सकता है। और जब ये वाटर से OH माइनस ले लेगा तो वाटर में क्या बढ़ जाएगा, तो इस तरह के वाटर में H प्लस क्या हो गया, बढ़ गया। बिकॉज ऑफ द कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस सोल्यूशन बिकम एसिडिक, वाटर बिकम एसिडिक। आ रहा है समझ में? कंसेप्ट पे काम कर रहा हूं स्वानंद, सीखना पड़ेगा अगर आयनिक में स्ट्रगल है तो। आप देख रहे हो अभी कहीं नहीं डायरेक्ट बफर, कुछ नहीं, सॉल्ट एसिड बेस सॉल्ट ही चल रहा है चीजें, और ये कंसेप्ट पे काम हो रहा है। कोई भी वीक बेस का कैटायन जो होगा पानी में जाके कैटायनिक हाइड्रोलिसिस करेगा, लेकिन वही स्ट्रॉन्ग बेस का जो कैटायन होगा निठल्ले निकम में, है ना, रिएक्टिव नहीं है उस सेंस में बोल रहा हूं। दे आर स्पेक्टेटर आयन इन वाटर, दे विल जस्ट स्टे देयर, इनट ऑल्सो। ये यहां पड़ा रहेगा, इनट रहेगा, स्पेक्टेटर रहेगा। समझ रहे हो? क्लियर है? बोलिए। डन? थोड़ा जज्बात भी लिखो, ऐसे मत छोड़ो। डन? देखिए, अगर कंसेप्ट थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो मुझे ये बताओ, अगर मैं वाटर में सोडियम एसीटेट डाल देता हूं तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा या केटायनिक या बोथ? देखिए कंसेप्ट समझ में आया तो आंसर लिखा हुआ है बुक में, कॉपी में। एनायनिक हाइड्रोलिसिस या केटायनिक हाइड्रोलिसिस या बोथ या नन? सीखना पड़ेगा। कौन कौन से आयन है इसमें? एसिटेट। कौन यूजलेस फेलो है? ये किससे आया है? वीक एसिड से। वीक एसिड से आया ना, तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस हो गया। अभी ना सोल्यूशन क्या होगा बाद में डिसाइड करते हैं, इतना तो समझ में, ये सॉल्ट अगर पानी में डाल दें तो एनानिक हाइड्रोलिसिस होगा। अब एनानिक हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन लिख के बताओ। एसिटेट आयन अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? यहाँ वाटर से क्या लेगा? एनायन वाटर से क्या लेता है? H प्लस लेता है। क्या बढ़ गया सोल्यूशन में? देखो अब तुम्हारे पास पावर आ गया। एक्वस सोल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट इज, एक्वस सोल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट इज, पता है अगर सीखने के अंदाज में लिखते हैं ना, बोल दो वाह सर मजा आ गया, एकदम सीख गए, ऐसे बोल। कुछ लोग अभी ऐसे देख रहे हो तो क्या बोल दिया, अरे यार तब से 1-1.5 घंटे से ही मेहनत कर रहे हैं, फिर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ देखो लाइफ में मजा आना चाहिए बस। क्या जी? हाँ रितेश, हो जाए कुछ? नहीं रितेश, नहीं कुछ तैयार नहीं है? तो बोलो जल्दी जल्दी। अरे तब तक कुछ नादान लोगों को समझने का मौका मिल जाएगा कि हाँ ये कैसे हुआ। हाँ चलो, जिनको नहीं आया समझ में सोचो थोड़ा, लिखा है वो आंसर। हाँ साइलेंस। अगर लौट भी आओ तो क्या हासिल?
तुम अगर लौट भी आओ तो क्या हासिल? तुम अगर लौट भी आओ तो क्या हासिल, तू अगर मेरा होता तो कभी जाता ही नहीं। और है कुछ तो है इसके साथ जी। हाँ? अरे तुम अगर मेरे होते तो जाते ही नहीं ना। इसकी ये वाली केमिस्ट्री भी सुधारनी पड़ेगी मेरे को। एग्जाम के बाद इस पे काम किया जाएगा। हाँ कोशिश करेंगे ना। क्या जी? ओके ओके साइलेंस। इसके इसके साथ ऐसा होना चाहिए कि तू छोड़ के गई सही बात है, बट मुझे वैसे बना दे जैसे तुम्हारे आने से पहले था, तब शायद ये सुधर जाएगा। नहीं समझा तो लोग ने? अरे यार ये भी नहीं समझ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तुषार तुमको आंसर करना है इसका, जल्दी बताओ। अमोनियम क्लोराइड अगर हम पानी में डाल दें तो केटाइनिक हाइड्रोलिसिस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, बोथ और नन? उसको बोलने दो। हाँ केटाइनिक सबको आ रहा है समझ में जी? अमोनियम आयन एंड Cl माइनस, बोलो। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड से है। अरे यस नो? तो ये निठल्ला नकारा निकम्मा हो गया। अरे यस नो? स्पेक्टेटर। लेकिन ये किससे बना है? अमोनिया से या अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, दोनों किसी से भी बन सकता है। ये वीक बेस है। वीक बेस का कैटायन क्या होता है? रिएक्टिव। अब अगर इतना सीख गया तो बताओ, अमोनियम क्लोराइड अगर पानी में डालें तो वाटर एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल रहेगा? कम ऑन। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस वाटर से ही क्या निकाल लेता है? अपने पास OH माइनस रखता है। तो वाटर में क्या फ्रीली घूम रहा है? क्या घूम रहा है? सॉल्यूशन कैसा हो गया? तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट, बेसिक। बेसिक ना? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इस अंदाज में सीखना पड़ेगा। और एक मजेदार बात देखो, ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का, तो जो स्ट्रॉन्ग है वही वही डिसाइड कर लेता है कैसा कैरेक्टर होगा। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड बेसिक, जो स्ट्रॉन्ग है वो डिसाइड करता है। सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड स्ट्रॉन्ग है एसिडिक। लेकिन लॉजिक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है, Cl माइनस नहीं है लॉजिक। स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट जरूर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड के वजह से ये एसिडिक नहीं है। जो वीक बेस का कैटायन है उसके हाइड्रोलिसिस के वजह से कंसेप्ट बदल जाते हैं। बोलो उज्जेश, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए, प्लीज सही बता देना। K2SO4 पानी में डाल रहे हैं बच्चे, कैटायनिक, एनायनिक, बोथ, नन? उसको बोलने दो प्लीज। अरे उधर क्या मेरे भी मतलब मैं डर रहा था अंदर से, पता है, लेकिन ठीक है आ गया, बहुत बढ़िया। समझ गए? स्पेक्टेटर आयन K+ एंड सल्फेट। हाँ लब्धि बताओ क्वेश्चन का, इसका आंसर बताओ। चलो एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया, NaCl। वेरी गुड। कोई हाइड्रोलिसिस होगा जी? हाइड्रोलाइज नहीं होगा ये दोनों, राइट? पक्का? आज का ये पावर आ गया आपके पास कि सॉल्ट सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और किससे पूछ लें?
उधर उधर आप बताओ, खड़े जाओ। हाँ, ये बताओ, सोडियम कार्बोनेट पानी में डाल दिया, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, प्लीज साइलेंस, सोडियम कार्बोनेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अरे इस बार ओलंपियाड का सवाल ये आया था, 4 सॉल्ट दिया हुआ है, पूछा गया है। साइलेंस, प्लीज बता दो। हाँ क्या? बेसिक, वेरी गुड। हाइड्रोलिसिस किसका होगा, Na+ या कार्बोनेट का? इसका नहीं होगा, कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड से बना है। अच्छा, यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस ना थोड़ा सही लिखना, कुछ लोग यहाँ हाइड्रोलिसिस में डायरेक्ट कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, ऐसा नहीं होता, पहले एक H+ लेगा ये, तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट पहले बनेगा, लेकिन उससे भी सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, क्या हो गया सोल्यूशन, बेसिक। अभी क्या करना है आपको, जो स्ट्रॉन्ग एसिड, सुन ले होमवर्क, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस है, इसका लिस्ट है। आपको ना 30 सॉल्ट लिख के आने हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के, इन दोनों के 30 सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। ध्यान रखना ऐसे सॉल्ट लिखना जिसमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, एसिड बेस मतलब H+ किसी के पास ना बचे, कोई ऐसा सॉल्ट जो फर्दर H+ दे सके वो नहीं लिखना है। अरे समझ में आया? आपको होमवर्क क्या है, 30 सॉल्ट्स लिखने हैं, और फिर डिसाइड कर लेना है कि सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। समझ गए? थैंक यू सो मच।